नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत सारे मित्रों का ये आग्रह था, मेरा भी मन था कि एक जाने पहचाने चेहरे और एक ऐसे व्यक्ति जिनका प्रशासनिक अनुभव भी है और जिनका इतिहास का अद्भुत ज्ञान और समझ है, जिनकी हाल ही में एक पुस्तक बेस्ट सेलर बनी है। आप भी इसको खरीद सकते हैं, मैंने तो हाल ही में मंगवाई है, अनब्रेकिंग इंडिया। और बहुत लंबा चौड़ा परिचय मैं उनका नहीं दूंगा। संजय दीक्षित आज मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, कैसा लगता है जब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में, सदन के भीतर कोई इस तरीके से लगातार झूठ बोले और देश को और एक बड़े वर्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और अंत में तो उन्होंने सदन के की चेयर का भी अपमान कर दिया, लोगों को इशारा करके कि आप लोग खड़े हो जाइए 2 मिनट के मौन के लिए। जो काम चेयर का होता है, सभापति का होता है राज्यसभा में, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का होता है, वो भी उन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया। ये स्थितियां, परिस्थितियां उनके लिए कोई उनको सीरियसली अब लेता नहीं है, उनके दल को कोई सीरियसली लेता नहीं है। उसका परिणाम भी हम लोग देख चुके हैं कि क्या हो गया है, क्या हश्र हो गया है। पर कभी ये समझ पाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि 50 वर्ष की उम्र के पास कोई इम्प्रूवमेंट संभावित है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे का जो बेस्ट ग्रोथ पीरियड है वो तो उसका टीनेज पीरियड है, और 25 की आयु के आते आते पता चल जाता है, जिसको कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। तो होनहार बिरवान के चीखने पात तो बहुत जल्दी पता चल जाते हैं, लेकिन अगर कोई अपने आप को मान लीजिए थोड़ा सा इतना वो नहीं भी है, तो 25 की उम्र के आते आते वो एक तरह से समझ सकते हैं कि वो स्थिर हो जाता है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद फिर वो यदि सीखना चाहता है, मेहनत करता है, तो आगे बढ़ सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों में देखा गया। ऐसे आपको उदाहरण दें, आपके जैसे हमारे, आपको ध्यान है नरसिम्हा जी। राव जी। तो नरसिम्हा राव जी केवल और केवल अपनी, जिसको कह सकते हैं कि अपने जो एक कर्मनिष्ठ उनका जो स्वभाव था, उस कर्मनिष्ठ स्वभाव से आगे बढ़े थे। और सबसे पहले पहले तेलुगु के लिए यदि किसी ने मूवमेंट किया था निज़ाम के ज़माने में, तो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने किया था उसमें, जो आपके उस्मानिया कॉलेज या उस्मानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वहाँ पे। और पता नहीं कितनी भाषाएं उन्होंने सीखी, पता नहीं कितने उन्होंने ग्रंथ देखे और समझे, उनकी गहराई में गए। तो हमारे पास एक क्या है कि एक हाइब्रिड नमूना, एक ऐसा हाइब्रिड सीड दे दिया गया है। उसके लिए जिस प्रकार की धरती चाहिए, जिस प्रकार की मिट्टी चाहिए, वो भारत में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए उसको यहाँ की मिट्टी में जबरदस्ती रोपा जा रहा है। अब उसमें जो भी पौध निकल रही है वो आए बाएं उल्टी पुल्टी और सब इस तरह की जो है वो निकल रही है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अब क्या है कि 50 साल की जो युवावस्था है, 50 साल की युवावस्था में कुछ नहीं हो सकता। ये जो है, जिसको बोलते हैं कि दिस इज, अंग्रेजी में बोलते हैं डैमेज्ड गुड्स, दिस इज डैमेज्ड गुड्स। इस डैमेज गुड्स को आप एक्सचेंज ही कर सकते हैं। इस डैमेज गुड्स को, ये जो प्रोटोटाइप है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और कई बार लगता था कि बहन शायद हो सकता है कुछ बेहतर हो, लेकिन वो भी डैमेज्ड गुड्स ही निकली। तो इसलिए डैमेज्ड गुड्स वाली स्थिति है। और बाकी आप हम तो आनंद ले लेते हैं, एंटरटेनमेंट ले लेते हैं। मेरा तो कुछ, मैं आपको पर्सनल भी बता सकता हूँ कि हमारा तो
मुझसे तो उनका थोड़ा उन्होंने कुछ व्यक्तिगत भी रखा था, क्योंकि अच्छा, वो अच्छा। बहुत आपत्ति थी। अभी जब पिछली सरकार आई कांग्रेस की, तो उन्होंने अपने माध्यम से मुझे ऐसा बताया गया, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बिल्कुल जी, सही जी। बात है कि आप जो है वो ट्वीट बहुत करते हैं, और आपने जो है वो हमारे महामहिम या यूथ आइकॉन के खिलाफ कहीं कोई ट्वीट कर दिया। मैंने कहा मैंने तो नहीं किया यूथ आइकॉन के जी। खिलाफ, जी, जी। क्योंकि ट्विटर तो जो है वो तो रिकॉर्ड पे है, जाँच करा लीजिए, देख बिल्कुल, लीजिए। इसमें तो कोई बिल्कुल। ऐसी बात है नहीं कि आप मैं कहा आप तो इंक्वायरी कमीशन बिठा दीजिए। यूथ आइकॉन के खिलाफ तो मैंने नहीं किया, ना आपकी पार्टी के खिलाफ किया। मैं नौकरी में हूँ, मुझे अपनी सीमाओं का, मर्यादाओं का भान है। सही तो मैं बात है। मैं जो है अपने जो आचरण नियम है उनके विरुद्ध तो जाके नहीं करूँगा। तो वो क्या, तो पता चला कि वाक़ई मैं सही कह रहा था। तब फिर आया कि साहब कि वो वरदराजन जी आपकी शिकायत कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा वरदराजन की आलोचना करने के लिए मेरा जो आचरण नियम है मुझे नहीं रोकता। बिल्कुल तो मैं सही बात। वरदराजन की तो आलोचना करूँगा, उससे मुझे आप नहीं रोक सकते। अब ये तो बात कोई नहीं हुई ना कि भई लव मी तक तो ठीक है, लेकिन लव माय डॉग वो मामला नहीं चलेगा। अच्छा, तो वरदराजन भी उसी की श्रेणी में थे। हद है बिल्कुल। तो आप समझ तो सकते हैं कि क्या स्तर है, क्या विचार है। संजय जी, अभी हाल ही में हम लोगों ने 3 लोगों की आँखों में आँसू देखे। एक तो राकेश टिकैत की आँखों में आँसू देखे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आँखों में देश ने आँसू देखे राज्यसभा में, और तीसरे थे गुलाम नबी आज़ाद। इन तीनों आँखों के आँसुओं को आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे? और क्या कभी, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि क्या कभी हमारा देश झूठों के पहाड़ खड़े करने वाले लोगों की आँखों में प्रायश्चित के आँसू देख पाएगा कभी? मैं इसको इस प्रकार से परिभाषित करता हूँ। एक तो है घड़ियाली आँसू। आप समझ गए होंगे घड़ियाली आँसू कौन? जी, हमारे टिकैत भाई, जो जी। वास्तव में कहीं टिकते नहीं हैं। नाम टिकैत है उनका, क्योंकि उनके वंश से उनको मिला हुआ है। लेकिन वास्तव में उनकी परिभाषा ये है, वो कहीं टिकते नहीं हैं। वो सब आपको पूछ लीजिए आप, वो बता देंगे आपको सारे बालियान खाप वाले कि ये बंदा कहीं नहीं टिकता, सिर्फ़ बिल्कुल। अपने स्वार्थ पे टिकता है। वो तो है घड़ियाली आँसू। और जहाँ तक मोदी जी के आँसू की बात है, तो वो मुझे लगता है कि एक कोई मर्मस्पर्शी स्मृति थी। गुजराती बच्चों की हत्या वहाँ आतंकवादियों ने की थी, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद जी ने कोई अच्छा एक अपना किरदार निभाया था। तो वो एक मुझे लगता है कि एक मर्मस्पर्शी एक स्मृति थी, वो उसके आँसू थे, और वो जी, किसी भी सहज व्यक्ति में सहज आ जाते हैं। और जो गुलाम नबी जी के जो आँसू थे, वो मुझे लगता है कि वो एक कृतज्ञता के आँसू थे कि ऐसी जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो इस प्रकार की बात को याद करके इस प्रकार से भावुक हो रहे हैं। तो ये 3 अलग-अलग तरह की अभिव्यक्तियाँ थीं, जिसमें से जो मोदी जी की और गुलाम नबी जी की जो है, वो एक मुझे लगता है कि एक मानव स्वभाव की सहज अभिव्यक्ति थी। लेकिन टिकैत वाले तो पूरी तरह से घड़ियाली आँसू थे साहब। उसमें कहीं कोई शक व शुबा मुझे नहीं है ज़रा-सा भी। ये तो है आपके जो आँसुओं की परिभाषा। जी, और जी। फिर क्या आपने पूछा था? मैंने पूछा था कि जो झूठों के पहाड़ खड़े करने वाले लोग हैं, क्या कभी देश प्रायश्चित के आंसू कभी उनकी आंखों में भी देखेंगे कि भाई हम लोग कितनी गलतियां करते आ रहे हैं, कितने झूठ बोलते आ रहे हैं, और झूठों पर किस तरह की इबारत लिख रहे हैं?
केवल सियासी फायदे के लिए और मोदी जी की छवि खराब करने के लिए? नहीं, झूठा तो आदमी जो है वो प्रायश्चित करता ही नहीं है कभी ना। आप देखिए, आप महाभारत के प्रसंग ले लें, तो जो सबसे जो धूर्त था उसमें पूरा, अब यदि आप देखें, खैर दुशासन तो आज्ञाकारी भाई था, लेकिन जो सबसे दुष्ट थे उसमें दुर्योधन और शकुनी, और जो सबसे, जिसका जो मूल कारण था धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र का जो सत्ता मोह था, इन तीनों में कहीं नहीं प्रसंग आता था उन्होंने कोई पश्चाताप किया। उन्होंने सदैव सामने वाले को आरोपित किया। उनका जो ब्लेम गेम था वो यही था कि साहब कि हम तो सही है दूसरे की वजह से। तो आपको ध्यान है, वो तो धृतराष्ट्र जो थे, वो पुतले वाला किस्सा आपको ध्यान होगा, वो तो भीम को लास्ट अंतिम क्षण तक उसको अपनी बाहों में दबोच के मार देना चाहते थे। कृष्ण से भी जी बहुत उनकी व्यथा थी। तो यदि महाभारत के प्रसंग याद कर लें तो मुझे लगता है कि ये जो दुष्ट प्रकृति है, उस दुष्ट प्रकृति का कोई इस प्रकार का वो होता नहीं है ना। वो आपको ध्यान हो, एक प्रसंग आया है जिसमें दुर्योधन से जब कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम धर्म और अधर्म में भेद क्यों नहीं करते, तो कहता है कि भाई जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रहा, लेकिन कहता है कि धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं। और उसके बाद फिर ब्लेम करता है, कहता है कि ये तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुम ही हो सभी में, तुम ईश्वर हो और तुम्हारा रूप जो है वो हर व्यक्ति में विद्यमान है। तो यदि ये मेरी प्रवृत्ति और ये मेरी निवृत्ति है तो उसके कारण भी तुम ही हो। तो इसलिए जो हमारे आपके जो ये झूठों के सरदार और झूठ वाले जो है वो सब, इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं है इससे। तो इसलिए पश्चाताप के आंसू तो मैं इनसे किसी भी प्रकार की आशा नहीं करता। हाँ, इनकी मेथडोलॉजी क्या है, उसके काउंटर क्या है, ये अवश्य जो है ये हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। जी जी। एक मैं ये भी सोचता हूँ कई बार कि जब जब भारत को पूरी दुनिया में प्रशंसा मिलनी चाहिए, तब तब उसे बदनाम करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। आप CAA ले लीजिए। मेरे साथ कभी कभी ब्रिटेन से डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा जुड़ते हैं। ये जी POJK के एक्टिविस्ट हैं। जी हाँ, मैं नाम और सुना हुआ है। उन्होंने एक वार्ता में मुझसे कहा कि ओमकार भाई, CAA एक ऐसा बिल है, एक ऐसा संशोधन है इंडियन पार्लियामेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। कि 70-72 साल पहले देश का बंटवारा हो गया हो और फिर भी कोई देश, किसी देश की पार्लियामेंट लियाकत या नेहरू के किसी समझौते से बंधी हुई हो और लोगों को मौका दे रही हो जो धार्मिक आधार पर जिनका उत्पीड़न हुआ हो, वापसी के लिए रास्ता खोल रही हो, ऐसी मिसाल दुनिया में किसी देश में कहीं नहीं मिलती है। ये एक ऐसा कानून था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिस पर देश की वाहवाही पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी, लेकिन उसको साजिशन इतना विवादास्पद बना दिया गया, उस पर इस कदर जमकर के राजनीति की गई और एक बड़े वर्ग को, जिसको मैं तो मूर्खता ही कहूंगा, कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो साजिशन मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते थे और इस स्टेप का जो उनको ख्याति मिलनी चाहिए थी उससे वंचित कर देना चाहते थे। चाहे CAA हो, 3 तलाक विरोधी कानून हो, GST हो, विमुद्रीकरण हो, कृषि सुधार के ये बिल हो, चाहे अभी जो कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन का शोध हो, निर्माण हो, निर्यात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो,
ये सारे ऐसे कदम थे भारत सरकार के जिन पर उसकी प्रशस्ति होनी चाहिए थी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हर बार साजिशें रची गई। कौन है आखिर जो हमारे देश में है, वो तो दिखाई दे रहे हैं। बाहर की ताकतें भी उतनी ही इसमें कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, और एक इकोसिस्टम जिसका जिक्र मोदी जी अक्सर अपने भाषण में करते हैं, वो तो है ही। देखिए, ये जो ग्लोबल लेफ्ट है वो उसका एक इकोसिस्टम है, और ये सबसे अधिक एक्टिव आप पाएंगे कि जो डेमोक्रेसी की जो सबसे पुरानी कंट्री है, जो सबसे पुराना देश है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ इसकी जड़ें सबसे अधिक गहरी हैं। ये अमूमन लोग नहीं समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि अमेरिका तो एक पूंजीवादी देश है। हाँ, पूंजीवादी देश अवश्य है वो, और पूंजीवादी उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है। लेकिन उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुकाबले जो आपकी वामपंथी समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं, वो सोवियत यूनियन के बिखराव से समाप्त हो गई। ये बात तो सही है। और उस बिल्कुल। समय लोगों में इतना, एक समय कह लीजिए कि उत्साह का अतिरेक आ गया कि आपके फ्रांसिस फुकुयामा जैसे स्कॉलर्स थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई दिस इज द एंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ सिविलाइजेशनल स्ट्रगल, मतलब है कि अब तो एक जी। मत पूरा जीत गया एक तरह से, अब कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो ये भूल गए कि लेफ्ट ने जो पॉइजन सीड्स बोए थे, और वो अमेरिका में बोए थे, वो अब उग कर आ रहे हैं। और आपने वो देखा कि वो पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम बना, जी। जिसमें कल्चरल मार्क्सिज्म जिसको बोलते हैं, ग्राम्स्की का, रूल्स ऑफ रेडिकल्स, सॉल एलिंस्की वाले, पोस्ट मॉडर्निज्म थियरी जो डेरिडा वाली, ये सारे के सारे जो हैं ये इस मार्क्सिज्म के वेरिएंट हैं। ये अलग अलग जी। उसके एक्सप्रेशंस हैं जो कल्चरल फील्ड में, सोशल फील्ड में, उसमें अलग अलग आते हैं, जिसका सिर्फ ये काम है कि सवाल करो और भाग लो। जी। जी। और उसके साथ में उन्होंने बिल्कुल अपनी मेथडोलॉजी प्रिस्क्राइब कर रखी है, जो आपके सॉल एलिंस्की के रूल्स ऑफ रेडिकल्स हैं। और एकमात्र उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया में हमको किसी भी तरह से पावर ग्रैब करनी है। और पावर इसलिए ग्रैब करनी है कि उसके पीछे वो मार्क्स वाली पुरानी थ्योरी आती है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, किसी भी प्रकार का बदलाव जो है, वो स्टेट पावर से ही हो सकता है। अब इसके लिए चाहे वो समाज में विद्वेष फैलाएं, आपके फैमिली सिस्टम की ऐसी तैसी कर दें, लोगों में जो आजकल जो आपकी जो वोक लिबरलिज्म आ रहा है ना, जो जो पागलपन की हद तक जो आता है, जिसमें यहाँ तक कहा जाता है कि साहब कि आप पुरुष हैं या नारी हैं, वो आपके बायोलॉजी से तय नहीं होगा, बल्कि आप कैसे सोचते हैं उससे तय होगा। तो इस प्रकार तक, यहाँ तक वो पहुँच गए हैं कि जैसे आप ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म थियरी है वो ये कहती है कि सही और गलत कुछ नहीं होता है, कि फैक्ट्स डू नॉट मैटर। कहती है फैक्ट्स डू नॉट मैटर, आइडेंटिटीज मैटर। कि यदि एक जिसको वो कहते हैं प्रोग्रेसिव है, वो कहता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसको मान लिया जाएगा। यदि आप और मैं कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो आदमी जो इसकी आइडेंटिटी सस्पेक्ट है, ये जो कह रहा है इसको तो हम कैसे मान सकते हैं। तो सही। वो जो पूरा का पूरा एक जो वेस्ट ने अपना एक सिस्टम बनाया था, जिसको बहुत अपने को वो गौरवान्वित और गर्वित महसूस करते थे, ये कह के कि साहब कि हमारा सिस्टम जो है बड़ा ही ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक है। उसकी पूरी ऐसी तैसी इस आपके पिछले 30-40 साल के जो पूरा का पूरा वेस्टर्न एकेडेमिया का जो सबवर्शन हुआ है, उसके कारण आप जो है वो देख रहे हैं वहाँ पे कि कोई भी सच बात कहने का कोई वहाँ साहस नहीं कर पा रहा है। जो बात हम और आप यहाँ कर पा रहे हैं,
वो आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप जरा सोचिए, जहाँ पर जी जो फ्री स्पीच, उसका एक ऐसा मान सकते हैं कि वो अपने आप की एक सिविलाइजेशनल वैल्यू मानता है जो देश, वहाँ पर फ्री स्पीच अब संभव ही नहीं है। तुरंत व्यक्ति को ब्रांड कर दिया जाता है, उनकी लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। आप जरा सोचिए। बताइए। हम अभी उस स्थिति में नहीं है। अब ये जो ग्लोबल लेफ्ट से जो हमारे जो एक तत्वहीन तत्व जुड़ गए हैं, जिनको अब ये लगने लगा है कि जो सत्ता है वो डेमोक्रेटिक मीन्स से, प्रजातांत्रिक तरीकों से अब उनके पास नहीं आ सकती है, तो वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन में लगे हुए हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन में इसलिए कह रहा हूँ कि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो था, अगर उसका भी इतिहास हम देखें, तो जो असली जो क्रांति थी वो बोल्शेविक ने नहीं की थी। क्रांति तो दूसरों ने की थी और बोल्शेविक ने आकर उसको हथिया लिया था। ये जी तो ये यहाँ पर इन लोगों का गठजोड़ है, सब इसी चक्कर में लगे हैं। आप देखते इस्लामी, आपके कांग्रेसी, आपके मिशनरी, और आपके वामी कामी, तो ये सारे के सारे मिल के अपना एक गठजोड़ बना के इस चक्कर में लगे हैं कि साहब को किसी तरह से सत्ता हथियाओ, और सत्ता हथियाने के बाद हर एक आदमी जो है वो सोचता कि हम ही बोल्शेविक रहेंगे, हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे, बाकियों को मार देंगे। ये तो पुराना तरीका है, जैसे आपके ईरान में हुआ कि ईरान में जो पूरी क्रांति थी वो तो जो कम्युनिस्ट थे, तूदे पार्टी, वो लेके आए थे। उन्होंने गठजोड़ किया था इस्लामियों ने कि जो भाई इनकी जो दंगा करने की जो पावर है, उनकी इस्लामी की जो दंगा करने की पावर है, तो वो तो जग जाहिर है और अद्भुत है। ऐतिहासिक अद्भुत है। सीताराम गोयल जी ने कहा था, वो मैंने कल ट्वीट भी किया था उसके ऊपर। सीताराम जी ने कहा था कि भाई इस्लाम ने आज तक अपनी कोई भी तार्किक स्थिति कभी नहीं बनाई, वो हमेशा जो है वो तलवार से, और जहां पर उनके पास पावर थी वहां तलवार से, और बाकी जगह स्ट्रीट राइट्स या दंगों से। ये सदैव से उनकी एक स्थिति रही है। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि भाई इनकी जो दंगों वाली जो पावर है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाद में पता चला कि वो तूदे पार्टी के जो लोग थे वो सबसे पहले लैंप पोस्ट से लटकाए गए ईरान में। तो ये जो सब बैठे हैं हमारे जो नासमझ, जिनको यूथ आइकॉन वगैरह, तो ये सब यूथ आइकॉन वगैरह सब ये समझ के बैठे हैं कि साहब के अब ऐसा लगता है कि ये हम नॉर्मल तरीके से तो अब हम सत्ता पा नहीं सकते, तो हम क्रांति लाएंगे। तो ये सब ये अलग अलग तरीके से एक साथ मिलके ये क्रांति लाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और उस क्रांति का जो उद्देश्य है वो देश का भला नहीं है, वो समाज का भला नहीं है, वो जनता का भला नहीं है, वो स्वयं का भला है। और क्या क्या उसमें वही एक जो गर्वोक्ति है वो उसके पीछे है कि साहब कि हम ही भला कर सकते हैं, और हम भला तभी कर सकते हैं जब हमारे हाथ में सत्ता हो। आपने देखा ना किस तरह से यूपीए ने 2004 से 2014 के बीच में ऐसी तैसी की थी भारत की। हम बिल्कुल तो बिल्कुल। बच ही गए, नहीं तो वो कम्युनल टारगेटेड बिल भी ले आते ये लोग। हाँ मतलब अगर प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि साहब इस देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यकों में भी जैन का, बौद्धों का, पारसियों का या सिखों का नहीं, मुसलमानों का है, तो ये तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात और क्या हो सकती है। जो अभी आपने कहा संजय जी कि इनको देश की चिंता नहीं है, देश को नुकसान हो या उसकी प्रतिष्ठा को किसी तरह का नुकसान हो विदेशों में, इसकी भी चिंता इन लोगों को रह नहीं गई है। हम लोगों ने सीएए के समय भी देखा है। 14 दिसंबर की रामलीला मैदान की वो जनसभा कोई नहीं भूल पाएगा, जब सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने लोगों को पूरी तरीके से भड़काने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उसके बाद जामिया मिलिया के सामने हिंसा, उसके बाद शाहीन बाग जो 100 दिन तक ड्रामा चला सड़क रोक करके,
सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए कि भाई आप लोगों को तो सीधे आदेश जारी करने चाहिए थे, आपने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का भी एक सदस्य वहां गया नहीं, दो ही सदस्य जाते रहे और उनकी गालियां सुनते रहे। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे परिवार के साथ दिल्ली में, ठीक उसी समय दंगा, और सुनियोजित दंगा, भयंकर दंगा, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, संपत्ति नष्ट कर दी गई, दुकानें जलाई गई, घर जलाए गए, व्हीकल जला दिए गए। और वैसा ही षड्यंत्र गणतंत्र दिवस पर भी, वरना गणतंत्र दिवस के दिन ही ये जिद मारी कि साहब इसी दिन हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और वो ट्रैक्टर रैली कैसी निकाली गई ये भी हमने और आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है अब तो। और उसके बाद ग्रेटा जी, उसके बाद रिहाना जी, उसके बाद मियाँ खलीफा जी, ऐसे बहुत सारे जी कूद पड़े। तो ये सब चीजें जो हैं, मतलब क्या शो करते हैं कि क्या आपको देश की प्रतिष्ठा का रंच मात्र भी किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है कि भाई, और आप सपने देखते हैं ये कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बन के शासन करेंगे। शायद आपका माइक बंद है शायद। हाँ, वो म्यूट पे था। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार के तत्वों से इन्होंने समझौता किया है वो तो देश को मानते हैं ही नहीं। आप अभी मेरी पुस्तक दिखा रहे थे, उसमें मैंने पूरा जो विभाजन के समय का जो वर्णन किया है, और उसमें मैंने ये कहा है कि जो भी आइडिया था पाकिस्तान का, जो विभाजन का, उसको जो इंटेलेक्चुअल रिगर किसने प्रदान किया था? वो इंटेलेक्चुअल रिगर पूरा का पूरा लेफ्ट ने प्रदान किया था उस समय भी। और वो गंगाधर अधिकारी रिपोर्ट, जिसको मैंने पूरा विस्तार से उस पुस्तक में मैंने उसकी विवेचना की है, वो क्या थी? वो ये कहती थी कि भारत को 17 टुकड़ों में विभाजित होना चाहिए। पाकिस्तान तो बनना ही चाहिए, लेकिन जो शेष भारत है उसको 17 टुकड़ों में विभाजित होना चाहिए। आज तक उस गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर पे लेफ्ट ने कभी बैक ट्रैक नहीं किया है। कोई भी उसका ऑफिशियल डिसओनमेंट आज तक नहीं आया है। मैं तो जब भी किसी चैनल वैनल पे मुझे ये मिल जाते हैं लेफ्ट वाले, तो मैं तो उनको वही पूछ लेता हूँ कि भैया तुम तो छोड़ो बाकी सब, ये बताओ गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर पे आपका स्टैंड आज क्या है? और वो तुरंत उधर दाएं बाएं हो जाते हैं, उसका उत्तर नहीं देते। अब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसको ये भी ध्यान नहीं है कि भाई लेफ्ट की फिलॉसफी क्या है, भारतीय लेफ्ट की फिलॉसफी क्या है, भारतीय लेफ्ट क्या भारतीय है भी या नहीं है, भारतीय लेफ्ट का विभाजन के समय क्या किरदार था, और विभाजन के समय जो किरदार था उससे उन्होंने कोई आगे कोई परिवर्तन किया, अब वो उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। हमारे चाचा नेहरू ने एक काम तो ये किया था ना, हमको तो समाजवाद में बैठा दिया ले जाके, जो कि गांधी जी का भी कोई आइडिया समाजवाद वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने समाजवाद और वो पूरा का पूरा सोवियत संघ से गाइड होते थे। और कई लोग तो ये कहते हैं, एक विचार है ये, और मैं भी उस विचार से काफ़ी कुछ प्रभावित हूँ। वो विचार ये कहता है कि यदि चीन बीच में नहीं आता और भारत पे आक्रमण नहीं करता, तो जिस दिशा में नेहरू जी जा रहे थे, तो वो सन 64 तक ही भारत को कम्युनिस्ट देश बना ही देते। तो इसलिए हमें चीन का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें कम्युनिस्ट बनने से बचा लिया। कि सन 58-59 के बाद से जब वो सीमा विवाद आरंभ हुआ और चीन ने इनको आंखें दिखानी शुरू की और उनको लगा कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये हमारा मित्र जिसके लिए हमने जितना त्याग किया, हमने अपनी यूनाइटेड नेशंस की सीट इनके लिए छोड़ दी और बहुत कुछ किया और सब जगह इनको सपोर्ट किया। मतलब ये बिल्कुल जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात थी कि कहीं भी बात हो रही है चीन की, तो चीन तो यूएन में उस समय था नहीं, कम्युनिस्ट चाइना, और उसके बिहाफ पे हमारे चाचा नेहरू ढोल पीटते रहते थे, अरे भाई हिंदी चीन, अरे चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई। तो मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा तो उसी समय हो गई थी। और वैसे कम्युनिस्ट सरकार जब बनी तो उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। कम्युनिस्टों ने 1962 में क्या किया सब जानते हैं। 1962 में तो उन्होंने
आधिकारिक रूप से चीन का समर्थन किया था भारत के विरुद्ध। जी 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 जी। तब जब आप उन्हीं ताकतों से न सिर्फ हाथ मिलाएंगे बल्कि आप उनके द्वारा ब्रेन वॉश हो जाएंगे। आप उठाकर देख लीजिए इस समय जो कांग्रेस के जो कोटरी है जिसको कहते हैं, पार्टी तो छोड़ दीजिए, पार्टी तो इस तरह एक तरह से गुलाम बंधुआ बनी हुई है, लेकिन जो उनकी कोटरी है उसमें जो बैठे हुए हैं वो किस प्रकार की विचारधारा के प्रणेता हैं, उनको देख लीजिए और समझ जाइए कि ये पार्टी किस दिशा में चलेगी। इसलिए आप ये देख पा रहे हैं कि सब बंगाल में तो उनका समझौता ही है, जी बंगाल जी। में साथ साथ चुनाव ही लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में आप मेरे विचार से 20-25 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा संभव भी है। सही और कह रहे हैं। 2004 में जब इन्होंने उनसे समर्थन लेके सरकार बनाई भी, तो भी जो आपस के जो उनके मतभेद थे वो बहुत जल्दी सामने आ गए। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है क्योंकि जब से वो 44 और 53 वाली स्थिति आई, सबसे मुझे लग रहा है कि राजकुमार जी जो हैं, क्योंकि राजकुमार जी मेहनत तो करना नहीं चाहते। अब आपने भी बताया, आपने भी इसे जो कल जो संसद में भाषण दिया है उसके बारे में आपने संकेत किया। अब आप देखिए, जब हम बच्चे थे और कॉलेज की डिबेट इत्यादि में भाग लिया करते थे, तब हम जो डिबेट कैसे की जाती है, क्या की जाती है, तो उस समय इस तरह के हाव भाव करके और डिबेट किया करते थे। इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इम्प्रेस करने की कोशिश, जोर जोर से बोलना, तथ्य हो या न हो रट के बोलना। मतलब ये है कि साहब कि आप पेपर तो देने जा रहे हैं इतिहास का और आपने रट रखा है समाजशास्त्र, तो कोई भी प्रश्न हो इतिहास का, वो पूछे अशोक के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे विमेन एम्पावरमेंट। वो कहेंगे साहब बजट के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे किसान बिल। और जब किसान बिल की बात आए तो वॉकआउट। ये वाली स्थिति है, ये बचकानी स्थिति। और वो भी पूरा का पूरा जो लेफ्ट फिलॉसफी है, जो रूल्स ऑफ रेडिकल्स जिसकी मैं बात कर रहा था, तो लेफ्ट तो रूल्स ऑफ रेडिकल्स से चलता है। रूल्स ऑफ रेडिकल्स मैंने अपने जयपुर डायलॉग में कई बार डिस्कस किए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ पावर चाहिए उनको। आप चाहेंगे तो हम रूल्स ऑफ रेडिकल्स भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो लेफ्ट के टेम्पलेट पे चलती हुई एक राष्ट्रीय पार्टी का जो एक विरोधाभास है और एक दिमागी दिवालियापन है, आप उसी को परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं। संजय जी, आजादी के बाद पंडित नेहरू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सेना की जरूरत ही नहीं है। और अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह की बातें कह दी कि साहब किसानों को मजबूत कर दीजिए, मजदूरों को गले लगा लीजिए और उनको मेरे विचार से सेना से सरहद पे ले जाके खड़ा कर दीजिए और सेना की तो जरूरत ही नहीं है। और जहां तक मेरी उम्र है, वो भी अब 60 साल का तो मैं हो गया, मैंने कभी नहीं देखा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अनाड़ी से अनाड़ी भी कोई पार्टी हो और उसका नेता हो, कभी सेना के बारे में कोई ऐसी ऊंच नीच वाली बयानबाजी किसी ने नहीं की। ये मतलब हमारा एक कहना चाहिए सकारात्मक पक्ष है हमारे राजनीतिक परंपरा का, संसदीय प्रणाली का, कि सेना को क्रिटिसाइज करते हुए सेना की जो कैपेसिटी है, सेना की जो क्षमता, जो शौर्य, जो पराक्रम है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको हम लोगों ने कभी कलंकित नहीं किया। ये जो विदेश नीति है हमारी या रक्षा नीति है हमारी, ये तमाम तरह की आलोचनाओं, समालोचनाओं और क्रिटिसिज्म से थोड़ा सा अलग रख करके हम लोग चलते रहे हैं। लेकिन जब गलवान हुआ तब भी हमने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी देखा, एयर स्ट्राइक हुई तब भी देखा, और अब चीन अगर दुम दबा करके वापस जा रहा है, इससे पहले 2017 में डोकलाम में भी अगर वो वापस हटा था तो हमारी सेनाओं की वजह से हटा था, हमारे दृढ़ संकल्प की वजह से। और जो हमारी सरकार इस समय बैठी है जिसने उसको फ्री हैंड दिया है, चाहे नक्सलियों से लड़ने के लिए, चाहे आतंकवाद से लड़ने के लिए,
या जो विदेशी हमारे पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान, पूर्वी सीमा पर चाइना अगर कोई भी गुस्ताखी करता है, हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है, तो उसको ठीक से जवाब दीजिए। 9 महीने बाद चीन की सेनाएं वापस लौटने के लिए मजबूर हुई हैं, और अभी रूस की एक एजेंसी ने कहा है कि चीन के भी 45 सैनिक वहां पर मारे गए थे। ऐसे में आप मोदी की आलोचना करने के चक्कर में आप देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करें और सेनाओं के शौर्य पर, पराक्रम पर आप सवाल खड़े करना शुरू कर दें। इसको किस दृष्टि से देखें? नहीं, ये वही वाली दृष्टि है, और उसमें मैं थोड़ा-सा संशोधन करूँगा। आप क कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसी राजनीतिक परंपरा नहीं रही, ये सही नहीं है। आप 62 में कम्युनिस्टों का देख लें कि उन्होंने क्या किया था उस समय। उन्होंने खुल के चीन का साथ दिया था, और बाद में जो उनकी आपका विभाजन हुआ था उनका, वो इसी कारणवश हुआ था। क्योंकि सीपीआई जो थी वो पूरी तरह से खुल के उनका समर्थन कर रही थी, और जी जी। आपके तो उसी कारण उनमें विभाजन हुआ था। तो ये तो इनका चरित्र आरंभ से रहा है। और जो मैं कह रहा था कि इनका एकमात्र उद्देश्य है कि इनको सत्ता चाहिए, और इनके जो भी समाजवाद है और जो भी है वो समाज से नहीं आता, वो सत्ता से ही आता है। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, ये तो आप जानते हैं, माओ का बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। तो उस बैरल ऑफ गन की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़ा वो गन वन जो है वो, चूंकि वो सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, तो उसको चेंज करके उन्होंने वो पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ वोक आइडियाज, ये इसको इस तरह से संशोधित कर लिया। तो वो सारे वोक आइडियाज जो हैं, एक इस तरह के, जब मैं कहता हूँ कि एक अपरिपक्व मस्तिष्क है, उसमें वो वोक आइडियाज बहुत जल्दी जाते हैं। आप ये देखिए कि वोक आइडियाज की स्थिति ये हो गई है कि जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उनको भी ये कहना पड़ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि साहब की ये जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिकन एकेडमिया में ये जो वोक लिबरलिज्म फैल रहा है, वो हमारे समाज को भी प्रभावित कर रहा है, फ्रेंच समाज को भी प्रभावित कर रहा है। जी क्योंकि जी। फ्रेंच समाज जो है वो जो मूल क्रांति है वो तो वहीं से आई है, फ्रांस से। वो सारे जो आइडियाज जो हैं आपके डेमोक्रेसी के, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे के सारे फ्रांस की उपज है, और वो आज भी उसके ऊपर बहुत दृढ़ता से कायम रहते हैं। और उनकी जो परिभाषा है उसकी, वो इस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार के अब वो अमेरिकन एकेडमिया में परिभाषित होने लगी है। तो हमारे यहाँ भी जो है, जो हमारा जो एकेडमिया है, वो ये आपका लेफ्टिज्म और वोक लिबरलिज्म वो एक ही तरह का हो गया। उसको लेके उन्होंने अपने अपने रूल्स बना लिए। मैं थोड़ा सा आपको अगर रूल्स ऑफ रेडिकल्स पढ़ दूं, तो आप जी समझ जी। जाएंगे कि यही काम हो रहा है। ये 13 रूल्स सही। हैं सॉल एलिंस्की के। वो क्या जी। कह रहे हैं कि साहब, पावर इज नॉट ओनली व्हाट यू हैव, बट व्हाट द एनिमी थिंक्स यू हैव। फिर नेवर गो आउटसाइड द एक्सपर्टीज ऑफ योर पीपल। अब इनकी एक्सपर्टीज है आंदोलन करने की, उसी में वो कर बिल्कुल। रहे हैं। Whenever possible, go outside the expertise of the enemy। तो इसमें ये जो आपके ये जो ग्लोबल अलायंस करके ये आपके जो नया खिलाफत मूवमेंट है, मियाँ खलीफा वाला, मैं इसको नया खिलाफत मूवमेंट कहता हूँ कि ये नए तरह के खलीफा है। तो ये नहीं, वो ग्रेटा, मियाँ खलीफा, सोशल मीडिया रेहाना, पर चल रहा है कि इनकी नई आंटी है ये। मैं तो नया खलीफा बोल रहा हूँ। देखिए, खिलाफत मूवमेंट जानता हूँ मैं, तो इसलिए नया हाँ खिलाफत जी। मूवमेंट। तो ये सब जो इनको कर रहे हैं, तो ये इनकी एक्सपर्टीज है। तो बिल्कुल। इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये इनकी एक्सपर्टीज होने की वजह से, क्योंकि इसमें इनको ये जो वोक लिबरल्स हैं अमेरिका के, उनका सहयोग है। वो भी सब कुछ नष्ट करके और अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। whenever possible, go outside the expertise of the enemy, make the enemy live up to its own book of rules। अब आप प्रजातंत्र की हामी भरते हैं, आप न्याय व्यवस्था की हामी भरते हैं, तो वो आपको मजबूर करते हैं कि आप उन पे टिके रहें।
बिल्कुल। और स्वयं जो है उसके बाहर जाके वो हरकतें करते हैं। फिर रिडिक्यूल इज मैन्स मोस्ट पोटेंट वेपन। आप राहुल गांधी में इसको आप देख सकते हैं स्पष्ट कि भरपूर मात्रा में। वो मजाक उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं करता। ये तो मैं कहता हूं कि मोदी जी जो है वो इसको भी उड़ा देते हैं, क्योंकि वैसे तो ये कहते हैं कि देयर इज नो डिफेंस, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंटर अटैक रिडिक्यूल, ऑल्सो इट इन्फ्यूरिएट्स द ऑपोजिशन हु देन रिएक्ट टू योर एडवांटेज। यहाँ पे मोदी जी जो है वो इनके साथ गड़बड़ कर देते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। और जब आप मूर्खता पे मूर्खता कर चुके होते हैं तो वो आपको आके वापस आपको रिडिक्यूल करके बिल्कुल आपको ऐसा लज्जित कर देते हैं कि आपके पास कोई जवाब नहीं बनता। इसलिए ये आपके जो चौथा और पांचवा, चौथे में तो हैंडीकैप्ड है, मेक द एनिमी लिव अप टू इट्स ओन बुक ऑफ रूल्स, मुझे लगता है इसके भी बियॉन्ड जाना चाहिए उनको। लेकिन पांचवें में तो बहुत ही सिद्धांत है मोदी जी, और उनकी बिल्कुल ऐसी तैसी कर देते हैं। इस पांचवें रूल से उन्होंने ट्रंप को दबोच के मारा है। बिल्कुल। ये पांचवा रूल है कि रिडिक्यूल इज मैन्स मोस्ट पोटेंट वेपन, देयर इज नो डिफेंस एंड हु रिएक्ट्स टू योर एडवांटेज। ये ट्रंप ने रिएक्ट कर करके और अपनी ऐसी तैसी करा ली। बिल्कुल। अगर वो भी चुप रह के और मौका देख के वापस काउंटर रिडिक्यूल करता तो वो बचा रहता। फिर गुड टैक्टिक इज वन योर पीपल एंजॉय। अब आपके अराजक लोग हैं, उनको बहुत आनंद आता है इस तरह की चीजों में, तो इट इज अ गुड टैक्टिक। कीप द प्रेशर ऑन। द थ्रेट इज यूजुअली मोर टेरिफाइंग देन द थिंग इटसेल्फ। ये मैं बता रहा हूं आपके दर्शकों को, ये आप नोट कर लीजिए नाम, सॉल एलिंस्की, रूल्स फॉर रेडिकल्स। इसको आप पढ़ लीजिए, ये कॉपी बुक स्टाइल में, ये जो आजकल की जो अराजकता है वो कॉपी बुक स्टाइल में इसको ये फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संभवतः सरकार को और नरेंद्र मोदी को इसका अंदाजा था, तो उन्होंने इसको इफेक्टिवली टैकल कर लिया, क्योंकि ये तो चाहते थे लाशें गिरे, और लाशें गिरने के बाद इनका पूरा जो इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम था वो तैयार था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। और इन्होंने बहुत ही पेशेंस से, किसी ने कहा था, मैं कह रहा कि मोदी जी थका थका के मारते, योगी जी भगा भगा के मारते हैं। मोदी जी इनको थका थका के मार रहे हैं और ये लगभग समाप्त हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड पे क्या स्थिति है। हाँ, सब खाली हो गया, सब खाली हो गया। अच्छा, 130 के आसपास तो अरेस्ट अब तक दिल्ली पुलिस कर चुकी है। अभी कोई इकबाल सिंह को भी ढूंढ के लाई है पंजाब से, और उससे पहले सुखदेव सिंह, फिर दीप सिद्धू भी आ गए, एक लखा बचा हुआ है वो भी आ जाएगा। आ पर जाएगा, जो इनके उस्ताद हैं, जिनके 37 के खिलाफ जो ये राजद्रोह और दूसरे मामले दर्ज हैं, तो आपका आपका प्रशासनिक अनुभव क्या कहता है, और जो दिव्य दृष्टि है वो क्या कहती है कि अब इनका नंबर कब आएगा? देखिए, इनके हाथ बहुत लंबे हैं और इनका एक तरह से इनका एक लीगल इकोसिस्टम भी बना हुआ है। आपने देखा कि इन्होंने तुरंत जाके अपनी जो अरेस्ट पे तो रोक लगवाई ली जी। तो इनका बहुत लंबा चौड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, तीस्ता सितलवाड़ आज तक बाहर है, जेल नहीं जा पाई, और इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये जो आपके जो नक्सल थे, अर्बन नक्सल, वो नहीं बच पाए। जो वो एल्गार परिषद वाला जो केस आ गया, उसको ये उन्होंने, वही बात है कि एक लिमिट से ज़्यादा चले गए, एक्सपोज हो गए, पकड़े गए। जी जी। लेकिन चिंता की बात ये नहीं है, चिंता की बात ये है कि कुछ जो राज्य सरकारें हैं वो भी पूरी तरह से अब देशद्रोह में लिप्त होने से संकोच नहीं कर रही हैं। ये एक नई चीज है और इसको हमारे राजकुमार का पूरा प्रश्रय है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है और इसमें निश्चित रूप से किसी न किसी
स्थिति में इन राज्य सरकारों के विरुद्ध भी कोई कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, पूरी तरह से हर तरह की संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन राज्य सरकारें पहले करती हैं और उसके बाद फिर केंद्र को दोष देती हैं कि आप जो हैं वो संघीय स्पिरिट जो है, जो संघीय भावना है, उसका अनादर कर रहे हैं। संघीय भावना का अर्थ वो ये लगाते हैं कि उनको मनमानी करने की छूट है। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि ये मोदी जी की जगह इंदिरा गांधी होती तो अब तक पंजाब और महाराष्ट्र और बंगाल की सरकार जो है वो निश्चित रूप से स्वाहा हो गया होता, बिल्कुल निश्चित रूप से स्वाहा हो गई होती। वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। बिल्कुल। हालांकि उससे जब भी इंदिरा गांधी जी को भी उसका दूरगामी नुकसान हुआ तो संभवतः इसी कारण से, चूंकि मोदी जी की जो आदत है वो थका थका के मारने की है, तो उस कारण जो है वो मुझे लग रहा है कि वो धैर्य रखे हुए हैं और वो अपने हिसाब से ममता जी को परमानेंट समाप्त करेंगे बजाय ये टेम्परेरी कार्यक्रम करने से। निश्चित रूप से यदि आज पश्चिम बंगाल की सरकार को ये हटा दे तो ममता जी की तो प्राणवायु आ जाएगी। बिल्कुल। संजय जी, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों की भारी डिमांड पर आप राजी हो गए और मेरी भी मन की मुराद थी कि आप मेरे चैनल पर आए। मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने समय निकाला और बहुत जो आपका स्टाइल है जिसकी वजह से आप इतने लोकप्रिय हैं, आपका चैनल लगातार चढ़ती कला पर है, तो उसी अंदाज में आपने हमारे दर्शकों को एक तरीके से संबोधित भी किया और उनका मार्गदर्शन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरा आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।